या स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सभी बच्चे। ओके बेटा, सी क्वेश्चन नंबर 1। नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर in which development of male and female gametophyte takes place। ठीक है, हमने एंजियोस्पर्म फ्लावर का वो पार्ट बताना है जिसमें कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। यस बेटे, संजना इज देयर? यस मैम। यस बेटे, संजना व्हाट इज द आंसर बेटे क्वेश्चन का? हाँ जी बोलिए। Development of male gametes takes place in anther and female gametes takes place in inside the ovules। एक बार फिर से सुनेंगे क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर देंगे। नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर in which the development of male and female gametophyte takes place। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट here stands for pollen grains, ठीक, एंड फीमेल गैमेटोफाइट किसके लिए वर्ड यूज किया गया? एनी ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक। फीमेल गैमेटोफाइट वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के लिए यूज किया गया बेटे, वेरी गुड। तो मेल गैमेटोफाइट अगर पोलन ग्रेन्स है तो देखो बेटे आंसर में तो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ऑल ऑफ यू नो द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस इन द एंथर, बट इन व्हिच पार्ट ऑफ द एंथर? ठीक है, दैट वी हैव टू राइट हियर। तो आपको बताया था कि व्हेन यू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, ठीक है, तो व्हाट यू सी इनसाइड द एंथर, व्हाट आर प्रेजेंट? माइक्रोस्पोरेंजियम इज प्रेजेंट, एंड दिस माइक्रोस्पोरेंजियम they are also known as the pollen sacs। इनको हम pollen sacs भी कहते हैं। तो pollen sacs जो इनिशियली कैसे होते हैं? शैलो होते हैं, एंड लेटर ऑन दे बिकम द डीपर वन, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। तो हमने एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। वैसे संजना का आंसर भी थोड़ा बहुत करेक्ट है, पर हमने एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। तो आप लिखोगे कि मेल गैमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन्स, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द पोलन sacs, ओके बेटे, व्हिच आर द माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज एक्चुअली द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक जो है उसका फॉर्मेशन किसके अंदर हुआ था? ओव्यूल के अंदर हुआ है, तो दैट इज करेक्ट। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस that is concerned with the formation of microspores। So here I am using the term microspores for pollen grains। ओके बेटे, माइक्रोस्पोर टर्म हम पोलन ग्रेन के लिए यूज करते हैं। तो इफ यू हैव टू डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, then microsporogenesis means it is the process of formation of microspore from the microspore mother cells। ठीक है, तो आपको पता है कि initially when the microspores they are formed, then they are in the form of pollen tetrads। This means four pollen grains, they are joined together in the form of a group। But when dehydration takes place, then each of these pollen grain they separate from each other and it assumes their individual identity। So you have to write it is the process of formation of microspores from the microspore mother cells। Okay student, and if you have to define megasporogenesis, then megasporogenesis it is a process of formation of megaspores from the megaspore mother cell। तो एक चीज सभी बच्चों को क्लियर है कि अगर मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल वर्ड यूज कर रही हूँ, जिसका मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वो डिप्लॉयड होंगे, बट माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे? हैप्लॉयड होंगे। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस, so megaspore mother cells are diploid in nature, whereas the megaspore it is somewhat haploid in nature। okay बेटे, what kind of division takes place? तो दोनों के अंदर जब भी गैमीट फॉर्मेशन होना है तो हमेशा मियोटिक डिवीजन होगी। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी मेगास्पोरोजेनेसिस में भी मियोटिक डिवीजन होगी। ओके, सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां पर होता है? वेयर दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट टेक्स प्लेस, तो इट अकर इनसाइड द पोलन सैक्स ऑफ द एंथर। ठीक है, एंथर के जो पोलन सैक्स है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, क्योंकि अगर आपको याद आ रहा है कि एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, एंड फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू द माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप। सो ऑल ऑफ दिस इवेंट्स दे टेक्स प्लेस इनसाइड द पोलन सैक्स इटसेल्फ।
एंड व्हाट अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस? तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो है वो कहाँ होता है? तो देखो बेटे मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो कहाँ पे बने हैं, ठीक है। तो सारी चीजें जो है वो ओवरी के अंदर हो रही है। आपको बताया था ओवरियन लॉक्यूल जो है उसमें प्लासेंटा प्रेजेंट है, ठीक है। प्लासेंटा के साथ क्या अटैच्ड है? ओव्यूल्स अटैच। ओके बेटे, ये आपको मालूम है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ओव्यूल जो है, ठीक है, उसमें क्या है? न्यू सेलस टिश्यू है, और न्यू सेलस टिश्यू जो है उसी में से कुछ सेल्स जो हैं दे बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल्स एंड दे अंडरगोस मेयोसिस एंड लेटर फॉर्म द मेगास्पोर, ठीक है। वो भी आपको मालूम है हाउ मेनी मेगास्पोर्स आर फॉर्म। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेनी पोलन ग्रेन्स दे आर फॉर्म whereas in megasporogenesis, ठीक है, how many megaspores they are formed? You know that 4 megaspores are formed, but out of these 4 megaspores only 1 megaspore it remain surviving and the rest of the 3 megaspores they degenerate because of lack of nutrition. Okay student, साथ ही देखिए एक क्वेश्चन उसने पूछा है सेल डिवीजन कौन सी होगी? अभी मैंने आपको बताया सेल डिवीजन कौन सी होगी? meiosis होगी. And name the structures formed at the end of these two events. All of you know, if microsporogenesis is there, then the pollen grains they are formed, which are known as the male, ठीक है, मेल गैमेट्स जो इनके कैरियर होते हैं ये, इसलिए हम उन्हें मेल गैमेटोफाइट कहते हैं. एंड इन मेगास्पोरोजेनेसिस व्हाट इज फॉर्म्ड? तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो है उसमें मेगास्पोर्स या ओव्यूल्स बनते हैं. ओके बेटे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है. अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंट रिस्पॉन्स. ठीक है, हमें अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट में जब हम देखते हैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, हमने इनको अरेंज करना है, ठीक है, इस तरीके से कि सबसे पहले वो स्टेज आनी चाहिए जो सबसे पहले हुई है. हाँ जी, कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर देना चाहेगा बेटे? एनी वन ऑफ यू इफ वांट टू गिव द आंसर. Arrange the following terms in correct development response: pollen grain, sporogenous tissue, microspore tetrad, pollen mother cells, then male gametes. हरजोत बताओ. Ma'am, on the first number, sporogenous tissue, then Yes, pollen mother cell, Yes. then microspore tetrad, हाँ जी. then pollen grain, Yes, बेटे. and Very fifth good. one is male gametes. Yes, it is absolutely true बेटे. ठीक है, सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट था ना, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि पोलन सेक्स में स्पोरोजेनस टिश्यू इज देयर and from these sporogenous tissue all cells are capable to behave as pollen mother cells, but some of the cells they behave. So pollen mother cells are there, then pollen mother cells undergoes meiosis, and as a result what are formed? The microspore tetrad are initially formed because 4 pollen grains they are attached together, and later when dehydration takes place then pollen grain they separate and assume their identity, and later on from these pollen grains, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होती है इसमें, और उससे अगर आपको याद आ रहा है वेजिटेटिव जनरेटिव न्यूक्लियस, देन जनरेटिव में भी अगेन माइटोटिक डिवीजन, and then male gametes they are formed. So these are the events that are related with microsporogenesis. Okay student, write a neat and labeled diagram and describe the parts of a typical angiospermic ovule. ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में से एनाट्रोपस ओव्यूल जो है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, and that is given on page number 25 फिगर नंबर 2.7 डी में जो डायग्राम है एनाट्रोपस ओव्यूल का वो आप ड्रॉ करेंगे, एंड यू हैव टू लेबल द पार्ट्स आल्सो. तो फर्स्ट पार्ट उसमें हीलम आपको बताया हुआ है, ठीक है, देन फ्यूनिकल इज देयर. व्हाट इज हीलम? तो उसमें आपको बताया था द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इट फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल, दैट पोर्शन इज नोन एज हीलम. ओके बेटे, उसके बाद फ्यूनिकल आपको नजर आ रहा है, देन अ स्मॉल पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर इज देयर व्हिच इज नोन एज माइक्रोफाइली because 2 integments are there, so both the integments they cover the ovule and they leave a small space at the microphylar end, and that pore-like structure is microphyly. Okay, then 2 ends are there where microphyly is present, that is microphylar end, and other end is known as the chilazal end. And integments, outer integument and inner integuments, or outer or inner integuments later on seed pod का formation करते हैं. Then new callus tissue is there inside the ovule, new callus tissue is there, और new callus tissue जो है वो सराउंड करके रखते हैं किसको? एम्ब्रियो सेट को. ठीक है बेटे, ये सारे के सारे लेबलिंग आपने करनी है, तो दिस डायग्राम कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Question number 5. What do you mean by the monosporic development of female gametophyte? Yes, better Diksha, you have to give the answer now. Yes, better Diksha. Yes, ma'am. Okay, better आराम से देना है. Monosporic development of female gametophyte. What did this mean to you? Monosporic development. Ma'am, when the embryo sac develops from a single megaspore, it is called monosporic. Yes. Usually in most of the angiosperms, the megaspore mother cell develops by meiosis to form 4 haploid megaspores arranged in a linear fashion. Yes. Yes. The 3 situated towards microphyll degenerate and one remains functional, which develops into female gametophyte. Yes, but it is very true. ठीक है बेटे, फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे टर्म यूज की गई है एम्ब्रियो सैक के लिए. और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब है कि एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर से अगर डेवलपमेंट होता है. यू नो दैट कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस 4 megaspores are there and the 3 of the megaspores they degenerate and 1 remains only. Okay, that is the surviving megaspore. Why the 3 degenerate, that you also know, because of lack of nutrition. And that surviving megaspore, it later form the female gametophyte. It undergoes so many mitotic divisions and embryo sac is there. ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो फॉर्म होता है. वो सारी जो स्टेजेस हैं डायग्रामेटिकली आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं. अगर आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आता है तो आपने वो स्टेजेस जो है वो शो करना है. ठीक बेटे, तो उसमें अलग अलग स्टेजेस बताई हुई हैं उन्होंने. तो फर्स्ट आपको मेगास्पोर मदर सेल नजर आता है, देन उसकी डायट स्टेज है और फिर उसकी टेट्राड स्टेज आपको नजर आती है. तो फिगर नंबर 2.8 को देखिए ध्यान से. ठीक है, फिगर नंबर 2.8 पेज नंबर 26 एंड उसमें ए पार्ट जो है उसके अंदर आपको ओव्यूल का डेवलपमेंट दिखाया गया है. तो whenever the diagrams are asked, you are supposed to draw these diagrams along with this question. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए, with a neat diagram explain the 7-celled 8 nucleate stage of the female gametophyte. Okay बेटे, who is going to give the answer of this question? Muskan is there? Yes, Muskan is there. कोई नहीं दे रहा है. जैसे ही आप दो बेटे आंसर. Yes, ma'am. In the embryo sac, the nucleus of the megaspore, it divides mitotically, and it forms 2 nuclei, which are present at the opposite ends. Then further 2 mitotic nuclear divisions takes place, resulting in secondly 4 nucleate, and after that 8 nucleate stage of the Okay. embryo sac. And the cell wall formation takes place when 8 nucleate stage is achieved. Then in the 8 nucleate stage, the typical female gametophyte organization is formed, in which there is distribution of cells. Out of the 8 cells, the 6 cells they get surrounded by the cell wall. Out of these 6, 3 cells they 3 cells they surround by the cell wall at the chalaza end, Yes, and the other three cells they are surrounded by the cell wall at the micropillar end, and two nuclei uh, remain at the central position, that is called polar nuclei. Then at the chalaza end, the 3 cells they are which are called antipodal cells, and at the micropillar end egg cell apparatus is present, in which there are 3 cells containing 1 egg cell and 2 synergids. yes बेटे, it is absolutely correct. Okay बेटे, you have to explain the entire structure और उसके साथ आपने डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो डायग्राम आपने वहीं से सिर्फ एम्ब्रियो सेक का डायग्राम you are not supposed to draw, you have to show the whole stages.
So first stage is the 2 nucleate stage, then the 4 nucleate stage is there, and later on the 8 nucleate stage of the embryo sac. ओके बेटे, तो आपने मेंशन करना है कि एंटीपोडल्स में 3 आपके पास आ जाते हैं, चिलाजल एंड पर एंटीपोडल्स प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, एडजेसेंट सिनर्जिड्स, और सेंटर में एक्सेल प्रेजेंट है, टायर थिंग इज नोन एज एग apparatus, and there is a big central cell and that contain 2 polar nuclei. ओके, 2 polar nuclei जो है वो फ्यूज नहीं हो रखे हैं, ये चीज याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, और वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं अपनी, और लेटर ऑन व्हेन मेल गैमेट फ्यूजेस विद दीस पोलर न्यूक्लियाई तब उन्होंने ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाना है जो एंडोस्पर्म। ठीक है बेटे, तो इट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी स्टूडेंट, व्हाट आर चेस्मोगैमस फ्लावर्स? हाँ जी, चेस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से फ्लावर्स होते हैं? यस बेटे, Jasmine, you have to give the answer. Chesmogamous flowers. Yes, ma'am. Ma'am, chesmogamous flowers are open flowers with exposed stigma and stamens. As they are open, so cross pollination can take place in chesmogamous flowers. Yes, but it is true. और अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो इसका मतलब उसमें जेनेटिक वेरिएशंस भी रहेंगी। ठीक है बेटे, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है तो इसका मतलब जेनेटिक वेरिएशंस उसके अंदर इजीली इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। ओके, तो देखो सिंपली इसका आंसर हम दे सकते हैं कि ऐसे फ्लावर्स जो कि ओपन होते हैं, जिनके स्टिग्मास एज वेल एज एंथर्स जो हैं वो एक्सपोज्ड है, सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर द चेस्मोगैमस। ठीक है, इसके साथ दूसरे टाइप के फ्लावर भी आपको पता है कौन से होंगे, दूसरे टाइप के फ्लावर्स जो हैं वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे। ठीक है, दोस फ्लावर्स व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल। तो कहते हैं कि कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर? तो देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकती, जबकि चेस्मोगैमस में ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन होगी। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन क्यों नहीं होगी? तो आपको पता है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो है वो ओपन ही नहीं होते, इसलिए उसमें सिर्फ ऑटोगैमी इज देयर। ठीक है, दे रिमेन क्लोज्ड थ्रूआउट देयर लाइफ स्पैन, तो इसलिए उसमें ऑटोगैमी ही होती है और जेनेटिक वेरिएशंस उसमें बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि सेम पोलन जो है अपने ही फ्लावर का वो अपने ही स्टिग्मा जो है उसके ऊपर जर्मिनेट करते हैं, तो लेसर जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। यस, दिस वी हैव डन। ओके बेटे, नो प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, आई हैव गिवन यू 4 पॉइंट्स दैट टाइम। तो दीज स्ट्रेटजीज फॉर योर जनरल नॉलेज आपको बता दिया जाए कि दीज स्ट्रेटजीज आर एक्चुअली द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस and that are generally used by the angiosperms to discourage the process of self pollination and encourage cross pollination. ठीक है बेटे, अब मुझे बताइए, प्रणव बताएगा, प्रणव इज देयर। प्रणव, आपने कोई भी 2 ऐसी स्ट्रेटजीज बतानी है जिससे हम प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज कर सकते हैं। यस बेटे, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? Pranav, you can unmute yourself and give the answer. Do you know the answer? Are you present there? Okay, Simran, you can give the answer better. Simran? Yes, ma'am. Okay, बेटे। Yes, बेटे, कौन सी हो Ma'am, जाएगी? first हाँ is जी। maturation. Ma'am, first is maturation of anther and stigmas at different times in bisexual flowers. Yes, बेटे, it And is. second is production of unisexual flowers. Yes, presence of unisexual flowers. Can you give one example where you see unisexual flowers in those plants? बताइए कौन से प्लांट हो सकते हैं जिनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आपने देखे हैं? पपाया के अंदर होते हैं। ठीक है बेटे, पपाया के अंदर होते हैं, कुकुम्बर में होते हैं, बिटर गॉड व्हिच इज नोन एज करेला इन हिंदी।
ठीक है, तो फर्स्ट strategy that is used by plant is a dichogamy, that is the stages of pollen development, or you can say anther maturation, as well as receptivity of the stigma. They are not synchronous in nature. Okay, you can also give one another point that if the position of the anther, ठीक है, anther की अगर position जो है और जो stigma की position है, they are not in such a way that the pollen grains they can easily reach the stigma, then that is also the technique to encourage cross pollination and discourage self pollination. Okay, but one another thing that you can given here is self incompatibility. ठीक है, what is self incompatibility? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है बेटा? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें द पोलन ग्रेन, though it belong to the same species, when it fall on the stigma, it is not able to germinate on the stigma because there are certain chemicals that are secreted by the stigma which do not let this pollen grain to germinate. It is only a kind of a adaptive strategy to discourage self-pollination or to avoid the incidences of inbreeding depression. ठीक है, उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके हैं एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वही क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? अभी मैंने आपको बता दिया. Why does self-pollination not lead to seed formation in self-incompatible species? ठीक है, वेरी सिंपल. कहता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि द पोलन ग्रेन इट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज and the pollen grain though it fall on the stigma but it is not able to germinate on the stigma because there are certain chemicals that are secreted by the stigma and they do not allow this pollen grain to germinate. It is only a kind of a strategy. ठीक है, तो उसके अंदर बस उसने ये बताया है कि इसके अंदर होता क्या है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इजीली जो है जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं और प्लांट जो है उसको अलाउ नहीं करता. सिर्फ ये एक ऐसा मेथड है जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी नहीं चाहता है. ठीक है, प्लांट चाहता है ज्यादा से ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस, तो इसलिए यहाँ पर वो क्रॉस पॉलिनेशन चाहता है, तो इसीलिए सेल्फ पोलन जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है. अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज. ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज जो है उसके अंदर वो कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है, ठीक है, उससे सीड फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? बताइए. हाँ जी, एनीबॉडी कैन स्पीक इफ यू नो द आंसर. कोई भी बच्चा बोल सकता है. Ma'am, because in such species, highly homozygous progenies are formed which have low survival rate, so no seed formation takes place. ओके बेटे, समबट ट्रू. और कुछ, और कोई स्टूडेंट कोई आंसर बताना चाहता है? हाँ जी बेटे, स्पीक अप इफ यू नो द आंसर. कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तब भी चलेगा. ठीक है बेटे, ये तो बिल्कुल ट्रू है कि अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज हैं, ठीक है, तो उस केस में वो कहते हैं कि सीड फॉर्मेशन क्यों नहीं होना. देखो सिंपल सी बात है, सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज है तो इसका मतलब पोलन ग्रेन जो है वो फॉल तो करेगा स्टिग्मा पे बट इट इज नॉट अलाउड टू जर्मिनेट. ठीक है, जर्मिनेट उसे नहीं होने दिया जाएगा. और समटाइम्स इफ द केमिकल्स दैट आर सेक्रेटेड बाय द स्टिग्मा दे डू नॉट आइडेंटिफाई इट ऑन द, ठीक है, स्टिग्मा पे अगर वो उसे आइडेंटिफाई नहीं भी करते और एक्सीडेंटली अगर वो जर्मिनेट कर भी जाता है तब भी within few minutes or few seconds they are able to identify that this is the self pollen and we do not allow it to germinate. We do not want autogamy in this case. तो पोलन ट्यूब जो है उसके फर्दर पोलन ट्यूब जो है उसको ओरिजिनेट होने से रोक दिया जाएगा. ठीक है बेटे, तो उस केस में वो कहते हैं कि पोलन ग्रेन जो है उसका एक पर्टिकुलर बायोवेलिटी पीरियड होता है एंड दैट बायोवेलिटी पीरियड लूज. सो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो उस केस में सीड फॉर्मेशन भी नहीं रहेगा. तो तब तक किसी और फॉरेन पोलन ने आके वहां पे जर्मिनेट कर जाना है
और सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ना नहीं हो पाएगी एंड उसकी जगह पे क्या हो जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। ओके बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 10 पर हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक एंड हाउ इज इट यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो आपने 3 स्टेप्स पढ़े थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। फर्स्ट इज इमैस्कुलेशन, सेकंड इज बैगिंग एंड थर्ड वन इज अटैक। तो टेल मी व्हाट इज बैगिंग टेक्निक। बैगिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं? मुस्कान, सुधीर, यू कैन गिव द आंसर बेटे। बैगिंग टेक्निक, Muskan, my voice is audible. You can unmute yourself and give the answer. Why there are less students today? Some of the students are enjoying the holiday. Okay, bete. What is bagging technique? Very simple. That bagging technique में हम क्या करते हैं? Generally the farmer और जो भी person artificial hybridization करता है वो क्या करता है? Okay, बेटे, no problem. I am giving the answer, Muskan, no problem. Yes, बेटे, हम क्या करते हैं? हम कोई भी प्लांट जो है उसका एक फ्लावर सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको पता है कि इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वी रिमूव द एंथर। अब सिर्फ एंथर को भी अगर हमने रिमूव कर दिया है देन इट इज नॉट ऑलवेज बी द केस कि भाई एंथर को रिमूव करने पे भी जो फ्लावर है वो अभी भी सेफ नहीं है। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट इज अडॉप्टेड बाय अस कि एज सून एज वी हैव डन द इमैस्कुलेशन वी आर नॉट सपोज्ड टू अनकवर दैट फ्लावर। ठीक है, because there is a chances of some of the foreign pollen that can land on the stigma and that can easily germinate. पर हम क्या चाहते हैं कि हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन जो है वही फर्टिलाइजेशन करें, तो इसलिए हमने क्या करना है, फ्लावर जो है उसको आपने कवर करके रखना है। ठीक है बेटे, क्योंकि फॉरेन पोलन जो है जरूरी नहीं है वो हमारे डिजायरेबल करेक्टर्स देगा प्लांट में। So in order to avoid any type of cross pollination, we usually cover the flower with a bag and cellophane bag is used generally. और हम उसमें 2 पोर्स बना देते हैं so that oxygen can easily enter. So this is only to avoid the unwanted cross pollination because here we have selected some of the desirable pollen grains and by these pollen grains we only want to do the fertilization so that desired characters that can be appeared in the plant. ठीक है, तो this is bagging technique. और प्लांट ब्रीडिंग में वो कैसे यूजफुल है, तो इसलिए यूजफुल है कि अगर हम पर्टिकुलर जो भी हमारा स्टिग्मा है उसमें मैस्कुलेशन के बाद अगर हम उसको कवर कर देंगे तो अनवांटेड पोलन ग्रेन्स दे कैन नॉट लैंड, और अगर अनवांटेड पोलन ग्रेन्स लैंड नहीं करेंगे तो एट द सुटेबल टाइम व्हाट वी डू वी यूज अवर डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स, देन फर्टिलाइजेशन इज देयर, सीड सेट इज देयर and whatever plant we obtained later after artificial hybridization that contains the desirable characters whatever we want to appear in that plant. So that's why this technique is quite useful for artificial hybridization program or plant breeding program. Okay beta, question number 11 is very easy. What is a triple fusion? Okay, from last so many years you are familiar with this term. What is triple fusion? So very easy, triple fusion is actually the fusion of the second male gamete. Okay, you must have to mention which male gamete, second male gamete with the 2 polar nuclei that are present in the central cell of the embryo cell. ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ सभी स्टूडेंट वैसे ही लिखेंगे। सेकंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई की, और दोनों पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है, और सेंट्रल सेल किसका है, एम्ब्रियो सेक का। You know that the male gamete is a haploid one and the polar nuclei they are also haploid. So 1n plus 1n plus 1n, okay, all of these fuse together and form a triploid structure, 3n structure, and that is known as the primary endosperm nucleus. ठीक है, nobody will write it is endosperm क्योंकि अभी वो एंडोस्पर्म नहीं बना है, वो क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और उसमें काफी सारी डिविजन्स होंगी तब वो एंडोस्पर्म बनेगा। अब कहते हैं कि वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, कहाँ पे होता है ये प्रोसेस, तो सभी स्टूडेंट को पता है कि ट्रिपल फ्यूजन इट टेक्स प्लेस इनसाइड द एम्ब्रियो सैक विद इन द सेंट्रल सेल वेयर द 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस, ठीक है, कैसे होता है कि व्हेन द पोलन ट्यूब इट एंटर्स द माइक्रोफाइलर एंड then the tip of the pollen tube it penetrates and releases the 2 gametes. So second male gamete it later proceed towards the polar nuclei and fuse with them and form primary endosperm nucleus. And name the nuclei involved in the triple fusion.
ठीक है बेटे, कौन से न्यूक्लिया इन्वॉल्व है ट्रिपल फ्यूजन में? तो आपको पता है कि 3 न्यूक्लिया इन्वॉल्व है, एक तो मेल गैमेट का न्यूक्लियस, सेकंड मेल गैमेट का, और 2 पोलर न्यूक्लिया इन्वॉल्व है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पोलर न्यूक्लिया फ्यूज्ड नहीं है, अलग अलग पोलर न्यूक्लिया ही है। तो 3 न्यूक्लियस यहाँ पे इन्वॉल्व है, 1 मेल गैमेट and another is 2 nuclei of the these polar nuclei. Okay, now why do you think the zygote is dormant for some time in a fertilized ovule? Okay बेटे, अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा स्टूडेंट देना चाहता है? कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जाइगोट जो है वो कुछ टाइम के लिए डॉर्मेंट हो जाता है एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में? बताइए कि जाइगोट को डॉर्मेंट होने की जरूरत यहाँ पे क्यों है? हाँ जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने आपको कि when the 2 male gametes they enter into the embryo sac, उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि here the double fertilization is there, though the fertilization or syngamy process, ठीक है, of the first male gamete with the egg cell, it is a little bit prior to the endosperm formation। तो आपको बताया था कि जाइगोट जो है वो जल्दी जल्दी नहीं बनता, एंडोस्पर्म जो है वो बनने का प्रोसेस जो है लेटर स्टार्ट हुआ है, पर फिर भी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पहले हो जाता है। तो देखो बेटा, सिंपल सा आंसर है कि जाइगोट जो है कुछ टाइम के लिए डॉर्मेंसी या रेस्टिंग पीरियड में इसलिए चला जाएगा कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इसलिए सस्पेंड कर लेगा बिकॉज एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो प्रॉपर्ली तैयार हो जाए, so that there is assurance of nutrition for the developing zygote। सो जाइगोट का डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फास्ट होता है, और एंडोस्पर्म जैसे ही डेवलप हो जाता है वैसे ही जाइगोट जो है वो अपनी फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए प्रोसीड करता है। तो इट इज ओनली फॉर गिविंग अ फास्ट मोड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म सो दैट assurance of nutrition is there। Okay students, now see the next one। डिफरेंशिएट करने हमने, ठीक है बेटे, वेरी इजी। व्हाट इज हाइपोकोटाइल एंड व्हाट इज एपिकोटाइल? हाँ जी, एपिकोटाइल वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? यस बेटे, एनीबॉडी कैन स्पीक इफ he or she know the answer। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। Ma'am, the part of embryonic axis between the radicle and the point of attachment of cotyledon is called hypocotyle. हाँ जी, And the part of, ma'am, the part of embryonic axis between the plumule and the point of attachment of cotyledon. यस बेटे, इट इज ट्रू। ठीक है, हाइपोकोटाइल वर्ड और एपिकोटाइल टर्म्स जो हैं वो हम रेडिकल एंड प्लीमूल के केसेस में यूज करते हैं। ठीक है, और उसकी आपने यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन देनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 से कल आगे